अब हम डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। ये डेमोक्रेसी तो आपने बहुत पढ़ी है। स्कूलिंग टाइम से ही आप डेमोक्रेसी पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। हमने प्रस्तावना में डिक्लेयर किया कि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब आप समझते हो, जहाँ जनता शासन करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो भारत में किस तरह का शासन है, किस तरह का लोकतंत्र है? लोकतंत्र भी तो दो हो सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि उसमें डायरेक्ट जनता की बैठक होती है, मतलब वहां लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग इकट्ठा होकर के ही रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून कायदे सब कुछ वो जनता ही इकट्ठा होके तय करती है। वो होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब इतनी बड़ी जनता एक जगह पहली बात तो इकट्ठा करना, और फिर एक राय होकर के कोई नियम बनाना, कोई विनियम बनाना, कोई कानून बनाना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में, वास्तविक जीवन में इतनी बड़ी पब्लिक को एक जगह इकट्ठा करके और फिर एक आम सहमति से कानून बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आजकल व्यवहारिक रूप में इतने बड़े बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देशों में देखने को नहीं मिलता है। अब केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पर सीधे जनता शासन नहीं करती, जनता कानून नहीं बनाती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकारें बनती हैं और वो फिर उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, शासन चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है। तो आप भारत में देखोगे तो भारत में क्या सीधे 140 से 150 करोड़ जनता एक जगह इकट्ठा हो सकती है? क्या संभव ही नहीं है, इतना बड़ा देश है। और एक जगह पहली बात तो इकट्ठा ही नहीं हो सकते। 1,000 आदमी भी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएं और फिर उनसे कहा जाए कि कोई आप लोग मिल करके एक कानून बना दें, नियम बना दें, तो पॉसिबल ही नहीं होता। वही आपस में लड़ पड़ेंगे, तो ही नियम नहीं बनेगा। तो इतनी बड़ी जनता के साथ प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं होता, इसलिए अप्रत्यक्ष है। तो आपके वैसे अब नहीं, हम बाद में कार्यपालिका पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे कि कुछ कुछ जगह पर अभी भी आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की निशानियां मिल जाती हैं। यानी कुछ एक ऐसे लक्षण आपको मिलेंगे। डायरेक्टली प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है, आप ये याद रखना। हाँ, कुछ देशों में कुछ कुछ जगह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आपको लक्षण दिखेंगे, लेकिन वहां भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मिलती जुलती कुछ चीजें जो एहसास कराती हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी व्यवस्था है। जैसे स्विट्जरलैंड में, उस देश में क्या होता है, जैसे अपने देश में हम, हमारी जो देश के अंदर हमने जो प्रशासनिक दृष्टि से जो हमने राज्य बनाए हुए हैं, जैसे अपने यहाँ देश के अंदर क्या होता है, राज्य होते हैं। देश को किस में बांटा हुआ है? राज्यों में बांटा हुआ है, ताकि पूरे देश का शासन अच्छे से चलाया जा सके। तो हमने उसको राज्यों में बांटा हुआ है। वैसे ही स्विट्जरलैंड देश में कैंटेन होते हैं, जैसे अपने स्टेट होते हैं वैसे ही वहाँ कैंटेन होते हैं। नाम अलग है बाकी, ऐसी ही ये एक राजनीतिक इकाइयां हैं। जैसे अपने देश में राज्य हैं तो वैसे ही वहाँ कैंटेन होते हैं। तो वहां पर स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। बात समझ में आ रही होगी, स्विट्जरलैंड देश में उसके कुछ कैंटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एहसास करा देती हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण में शामिल होती हैं। जैसे रिकॉल की व्यवस्था, कि अगर कोई जो जनप्रतिनिधि है वो अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से नहीं निभाता है, तो जनता उसको अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भी हटा सकती है। इसको कहते हैं रिकॉल। तो ऐसी अगर व्यवस्थाएं अगर किसी देश के सिस्टम में है, तो इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण हैं। तो मुझे लगता है मैं जो, मेरा जो मकसद है आपको इन शब्दों की समझ देना, वो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जैसे ही इसके आपके वीडियो अपलोड हो, तो अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप उसको चला लेना, कुछ दिनों में इसका ये वीडियो अपलोड कर देंगे। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की, रिपब्लिक। हमारा देश गणतंत्र है, हमारे देश में गणतंत्र है, हम एक गणराज्य हैं। इसका मतलब क्या है?
अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है, क्या हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो आप कहोगे हाँ लोकतांत्रिक देश तो है। गणतांत्रिक, वो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा देश गणतांत्रिक है कि नहीं। तो गणतंत्र, हम कैसे बताएं कि कोई देश गणतंत्र है कि नहीं? तो गणतंत्र के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं? वो विशेषताएं अगर आपने समझ ली तो उन विशेषताओं को आप लगा करके चेक कर लोगे कि क्या ये विशेषताएं हमारे देश में हैं, तो इसका मतलब हम गणतंत्र हैं, नहीं है तो हम गणतंत्र नहीं है। तो चलो हम गणतंत्र की विशेषताएं देखते हैं कि गणतंत्र में क्या होता है। तो गणतंत्र में क्या होता है कि आपका देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, या जो सर्वोच्च जो पद होता है, उस पद पर निर्वाचन की व्यवस्था होती है। यानी कि वो पद क्या होता है, वो पद निर्वाचन से भरा जाता है, चुनाव से भरा जाता है। वो पद वंशानुगत रूप से नहीं भरा जाता। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। तो ये याद रख लेना, इसमें वंशानुगत अ, सर्वोच्च पदाधिकारी देश का वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप बनते चले आ रहे हैं, आपके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गणतंत्र हैं तो आपके देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, जो आपके राज्य का जो प्रमुख है, उसके लिए चुनाव होंगे, और वो चुनाव द्वारा ही वो व्यक्ति उस पद पर पहुंचेगा। सीधे कोई ऐसा नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से उस पद पर बैठता चला जाए। जैसे आज किसी परिवार में किसी के पिता उस पद पर बैठे हुए हैं, तो कल को उसकी संतान, फिर उनकी संतान, अगर उस पद को संभालते जाए, तो इसको हम कहते हैं वंशानुगत व्यवस्था। निर्वाचन का मतलब सबके लिए ये पद खुला है, और इसके लिए चुनाव होंगे, और इस चुनाव में कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है जो इन चुनाव की पात्रता रखता हो। इसका मतलब गणतंत्र को केवल हम इतना ही मान लें कि गणतंत्र का मतलब है कि आपके देश का सर्वोच्च पद केवल निर्वाचन से ही भरा जाएगा, केवल चुनाव से ही भरा जाएगा, उस पर बैठने वाला पदाधिकारी निर्वाचित होकर के ही आएगा, केवल इतना ही है क्या? नहीं, ये तो गणतंत्र का संकुचित अर्थ है। गणतंत्र का विस्तृत अर्थ है कि आपके जितने भी जो पद हैं, जो भी आपके पद हैं, जो भी सरकार के अंदर जितने भी पद हैं, चाहे वो संवैधानिक पद हो या अन्य राजनीतिक पद हो, उन पदों तक पहुंचने के आपके देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति का पद तो अपने देश में सर्वोच्च पद है, इससे ऊपर तो अपने देश में कोई पद ही नहीं है। तो इस पद तक ऐसा नहीं कर रखा है कि ये पद किसी एक खास समुदाय विशेष के लिए ही है, कि उस समुदाय का व्यक्ति या उस परिवार का व्यक्ति ही अपने इस पद पर बैठेगा, ऐसा अपने देश में तो है नहीं। अपने देश में तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, और चुनाव जो भी इसकी शर्तों को पूरा करता है वो चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जो इसके लिए पात्र है। वहां न कोई धर्म का भेदभाव, न जाति का, न किसी प्रकार का अन्य किस्म का भेदभाव है। इसका मतलब अपने देश में सर्वोच्च पद तक भी सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। यानी कि पात्र व्यक्ति वो अपने देश में कहीं से भी हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, वो अपने देश के सर्वोच्च पद तक बैठ सकता है, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, अगर वो पात्रता रखता है और चुनाव जीत लेता है तो। तो अगर ऐसी व्यवस्था है कि आपका सर्वोच्च पद तक भी पूरी जनता के लिए खुला हुआ है, आपके देश के नागरिकों के लिए खुला हुआ है, सबको समान अवसर मिलते हैं उस पद तक पहुंचने के, तो इसका मतलब ये गणतंत्र का विस्तृत अर्थ है। तो अब आपके आ जाएगा कि भारत देश एक गणतांत्रिक देश है क्यों? तो आपको या तो ऑप्शन में सीधा ही मिल जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, तो आप टिक कर देना कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत तरीके से नहीं भरा जाता है, बल्कि इसके लिए निर्वाचन होता है। तो अगर ये लाइन है तो इसका मतलब आप क्या है, गणतांत्रिक देश है।
तो ये गणतांत्रिक देश की विशेषता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना है कि क्या भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के लिए क्या भारत में चुनाव होते हैं? तो आपको पता है राष्ट्रपति के लिए तो चुनाव होते हैं, जिसमें आप भले ही भाग नहीं लेते हो, लेकिन उसमें देश की जो संसद के दोनों सदनों के और आपकी जो राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित लोग भाग लेते हैं उसमें। ये राष्ट्रपति के चुनाव जब होंगे तो हम अपनी पूरी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी कि उसमें हम जनता भाग नहीं लेती, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो उसमें सारे भाग लेते ही हैं। तो इसका मतलब चुनाव तो होता है, हाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन होता है। ये बात तो क्लियर है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपका देश गणतंत्र है। अब चलते हैं हम ब्रिटेन पर। ब्रिटेन का सर्वोच्च पद किसका है? महारानी का है, क्राउन, जिसको हम सर्वोच्च पद किसका है? क्राउन, सम्राट। वहां पद क्या है? क्राउन का है। अब उस पद पर विराजमान राजा हो सकता है, महारानी हो सकती है, रानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या उस क्राउन के पद पर बैठने के लिए या उस पद तक पहुंचने के लिए वहां चुनाव होता है क्या? नहीं होता। वहां वो पद वंशानुगत आधार पर भरा जाता है। वंशानुगत आधार का मतलब एक ही परिवार के लोग उस पद पर बैठते रहते हैं। यानी कि जो एक परिवार है, उसी परिवार की जो पीढ़ियां हैं वो उस क्राउन के पद को संभालती आ रही हैं, उस पद पर विराजमान होती आ रही हैं। आज कोई व्यक्ति है, कल उसकी कोई संतान, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस पर आ जाता है। कोई चुनाव नहीं है, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो तो वंशानुगति है। जैसे राजा महाराजा नहीं होते थे क्या, कि राजा खत्म हुआ या राजा ने रिटायरमेंट ले लिया और उसने अपनी औलाद को, अपनी संतान को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नेक्स्ट राजा होगा, तो वहां चुनाव थोड़ी होते थे, वंशानुगत थी कि उसी के परिवार का अगला कोई व्यक्ति है वो उसकी पोस्ट को संभाल लेगा। तो सेम अगर ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्राउन पोस्ट के लिए कोई चुनाव नहीं है, वंशानुगति आधार पर वो पद भरा जाता है। तो अब बताओ, ब्रिटेन का सर्वोच्च पद वंशानुगत आधार पर भर रहा है, वहां चुनाव नहीं हो रहा है, तो ब्रिटेन क्या गणतांत्रिक देश है? उत्तर है नहीं। तो आपसे पूछ ले कि भारत गणतांत्रिक देश है, ब्रिटेन गणतांत्रिक देश नहीं है, क्यों? तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद क्राउन का होता है, और क्राउन के पद पर बैठने का अधिकार हर किसी को नहीं होता है। वह एक ही परिवार के व्यक्ति वंशानुगत आधार पर इस पद पर विराजमान होते रहते हैं, इस पद को संभालते हैं। वहां पर इसके लिए कोई चुनाव नहीं है। और अगर देश के सर्वोच्च पद के लिए कोई चुनाव नहीं है तो इसका मतलब वो देश गणतंत्र नहीं है। भारत इसलिए गणतंत्र है क्योंकि भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं। राष्ट्रपति के लिए यहाँ चुनाव होते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो एक गणतांत्रिक देश है। तो मैंने दोनों अर्थ बताती हैं। गणतंत्र का संकुचित अर्थ तो ये है कि केवल जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, वो वंशानुगत आधार पर नहीं बनता, ये संकुचित है। और जब हम विस्तृत अर्थ की बात करते हैं तो ये अर्थ तो शामिल है ही, उसके साथ साथ में ये अर्थ भी शामिल है कि इस देश में सारे पद सारे लोगों के लिए खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है अगर वो उस पद की पात्रता रखता है तो। या किसी भी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म या किसी भी अन्य अतार्किक कारणों से उस पद तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति तक पद तक भी सभी देश के नागरिकों के लिए खुला रहता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि गणतंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको कहीं कोई गणतंत्र नहीं समझ